नमस्कार दोस्तों, किताबों की दुनिया में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा। आत्मकथा में आज पढ़ेंगे भाग 3, बचपन। पोरबंदर से पिताजी राजनीतिक कोर्ट के सदस्य होकर राजकोट गए। तब मेरी उम्र कोई 7 बरस रही होगी। मैं राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। उसे मदरसे के दिन मुझे अच्छी तरह याद हैं, मास्टरों के नाम धाम भी। पोरबंदर की बातें ही वहाँ की पढ़ाई के बारे में मैं भी कुछ विशेष जानने योग्य नहीं है। मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। गांव की पाठशाला से कस्बे की पाठशाला में और वहाँ से हाई स्कूल तक पहुँचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया। तब तक मैंने कभी शिक्षकों को धोखा दिया हो ऐसा याद नहीं आता, न तब तक कोई दोस्त बनने का स्मरण है। मैं बहुत ही झप्पू लड़का था। पाठशाला में मुझे बस काम से काम रहता था। घंटा बजते ही पहुंच जाना और पाठशाला बंद होते ही घर भागना। भागना शब्द मैं जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ। कारण ये है कि मुझे किसी से बात करना नहीं रुचता था, कोई मेरा मजाक न उड़ाए, ये डर भी बना रहता था। हाई स्कूल के पहले ही साल परीक्षा काल की एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स स्कूल के मुआहने के लिए आए थे। उन्होंने पहले दर्जे के लड़के को 5 शब्द लिखवाए। उनमें से एक शब्द केटल था। उसके हिज्जे मैंने गलत लिखे। मास्टर ने मुझे अपने बूट की नोक से चेताया, पर मैं क्यों चेतने लगा। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मास्टर मुझे सामने के लड़के की स्लेट देखकर हिज्जे दुरुस्त कर लेने का इशारा कर रहे हैं। मैंने तो ये मान रखा था कि मास्टर वहाँ इसके लिए तैनात हैं कि हमें एक दूसरे की नकल न कर सके। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले, अकेला मैं बेवकूफ़ बना। मेरी मूर्खता मास्टर ने मुझे बाद में बतलाई, पर मेरे मन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मुझे दूसरे लड़कों की नकल करना कभी नहीं आया। इतने पर भी मास्टर के प्रति मेरा आदर कभी घटा नहीं। बड़ों के दोष ने देखने का गुण मुझमें स्वाभाविक था। इन मास्टर के अन्य दोष भी मुझे बाद में मालूम हुए। फिर भी उनके प्रति मेरा आदर जो का त्यों बना रहा। मैं समझ रहा था कि बड़ों की आज्ञा पालन करना चाहिए, जो वे कहे वे करना चाहिए, जो करे उसका काजी मुझे नहीं बनना चाहिए। इस समय के 2 और प्रसंग सदा मुझे याद रहे। मुझे साधारणतः स्कूली किताबों के सिवा और कुछ पढ़ने का शौक नहीं था। सबक पूरा करना चाहिए क्योंकि डांट सही नहीं जाती थी। मास्टर को धोखा देना नहीं था, इसलिए पाठ पढ़ता था, पर मन अलसाता था। इससे सबके असर कच्चा रह जाता था। उस दिशा में मैं और कोई चीज़ पढ़ने की कहाँ सूझती। पर पिताजी की खरीदारी हुई एक किताब पर मेरी नज़र पड़ी। वह था श्रवण पितृ भक्ति नाटक। उसे पढ़ने की इच्छा हुई और मैं बड़े चाव से पढ़ गया। उन दिन काठ के बक्से में शीशे से चित्र देखने वाले भी दरवाजे दरवाजे फिरा करते थे। उसे मैंने श्रवण के अपने माता पिता का कांवर में बिठाकर यात्रा के लिए ले जाने का चित्र भी देखा। दोनों चीज़ों को मुझ पर गहरा असर पड़ा। मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए, ये भाव मन में उठने लगा। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप आज भी याद है। इससे ललित छंद को मैंने बजाना भी सीख लिया। मुझे बाजा सीखने का शौक और पिताजी ने एक बाजा दिला भी दिया। इस बीच कोई नाटक कंपनी आई। मुझे उसका नाटक देखने की इजाज़त मिली। उसमें हरिश्चंद्र की कथा थी। ये नाटक देखने से मेरी तृप्ति ही न होती थी। उसे बार बार देखने को जी चाहता, पर बार बार जाने कौन देता। किंतु मन में इस नाटक को सैकड़ों बार दोहराया होगा। हरिश्चंद्र के सपने आया करते थे। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं हो जाते, ये धुन रहती थी। हरिश्चंद्र जैसी विपत्तियां पड़ी थी, वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। मैंने तो मान लिया कि नाटक में लिखी विपदा हरिश्चंद्र पर अवश्य पड़ी होगी। हरिश्चंद्र का दुख देखकर, उसे याद कर मैं खूब रोया। आज मेरी बुद्धि समझती है कि
हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, फिर भी मेरे मन में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित है। मेरा ख्याल है कि मैं आज इन नाटकों को पढूं तो आज भी मुझे आंसू आ जाएंगे।